वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 226 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होगा कि वो कुछ कुछ रिट्स, मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कह सकते हैं, वो जारी कर सकता है। कौन? तो हाई कोर्ट। तो इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होगा कि वो 5 तरह का रिट्स जो कि होता है मेनली, जैसे कि एक होता है हेबियस कॉर्पस, एक होता है मैंडेमस, एक होता है प्रोहाइबिशन, एक होता है क्यो वारंटो, एक होता है सिट्रियोनरी। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है वो तो नहीं पड़ता, बट इसको मैं डिफाइन जब करूँगा तो आपको बता दूंगा कि इसका मतलब मेनली क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये जान लो कि ये पांचों रिट्स सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है अंडर आर्टिकल 32, और यहाँ पर हाई कोर्ट जारी कर सकती है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, अभी हम लोग आर्टिकल 226 जान रहे हैं, तो उसके लिए अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले हेबियस कॉर्पस क्या होता है। तो हेबियस कॉर्पस का मेनली मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, वो एक पुलिस वाला है, और कोई व्यक्ति है बी जिसका कोई मतलब नहीं है, वो एक प्राइवेट सिटीजन है। ठीक है, अब ए जो है वो पुलिस वाला इसको गिरफ्तार कर लिया है ज़बरदस्ती, बिना कोई इसका जुर्म का। ठीक है, इस सिचुएशन में वो बी जो है वो हाई कोर्ट में अपील किया कि साहब देखिए, हमको ये ज़बरदस्ती पकड़ लिया और हमको थाना में कैद कर दिया और हमको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो हाई कोर्ट उस सिचुएशन में हेबियस कॉर्पस जारी करेंगे और बोलेंगे ए को कि आप किस बेसिस पे बी भाई साहब को पकड़े हो, पहले ये बताओ। तो जब ए जो पुलिस ऑफिसर था वो कुछ नहीं बता पाएगा कि नहीं ए बी के पास कोई, मतलब कि ए के पास कोई गवाह सबूत नहीं है कि बी को वो क्यों पकड़े। इस सिचुएशन में बी जो था, जो पुलिस ऑफिसर पे केस किया था, वो फ्री हो जाएगा और पुलिस ऑफिसर उसको रिहा कर देंगे और वो बी जो है वो आज़ाद होकर के घूम सकता है इधर उधर। ठीक है, दूसरा है मेंडमस। मेंडमस क्या होता है? मेंडमस तब जारी किया जाता है जब हाई कोर्ट जो है वो इन्फीरियर कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट से जो भी कोर्ट नीचे है, उसको ये बोल रही हो कि आप अपना काम अच्छे से करो या फिर आप ये काम मत करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट सुप्रीम जो उसके नीचे वाले कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको एक ऑर्डर दिया कि आपका जो एक पुलिस वाला है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, और वो जो है सो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए उसको गिरफ्तार नहीं किया, या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो जाए जिसमें उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट को, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसको दिक्कत पहुंचे। तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट जो है वो छोटे वाले जो कोर्ट है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, सिविल कोर्ट वगैरह है, उस सब में जारी कर सकती है। और मैंडेमस और ये बता सकती है कि आप ये काम अच्छे से करो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये बता सकती है कि आप अच्छे से ये काम करो, या फिर आप ये जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी कोर्ट का सुनवाई कर रहे हो, किसी केस का सुनवाई कर रहे हो, तो ये अच्छे से करो, या फिर आपका जो पुलिस ऑफिसर है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। इस सिचुएशन में मैंडेमस जारी किया जा सकता है। तीसरा है प्रोहाइबिशन। मेनली ये किया जाता है टू प्रोहाइबिट, किसी चीज़ को रोकने के लिए। जैसे कि ये जारी तब किया जाता है जब हाई कोर्ट को लगे कि उस राज्य में, जिस राज्य में हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर कोई ट्राइब्यूनल, मतलब जो जल्दी जल्दी फैसला सुनाता है वैसा वाला कोर्ट, या फिर कोई कोर्ट जो कि सिविल कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशंस कोर्ट हो, वो सब कोर्ट में उसका जुरिस्डिक्शन नहीं हो, उसका न्याय क्षेत्र नहीं हो। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका डिस्ट्रिक्ट का जो उसका न्याय क्षेत्र है वो है डी एरिया तक। अब ई एरिया में कोई क्राइम घट गया और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाकर के उस केस को ले रहा है जो ई में, जो उसके न्याय क्षेत्र में नहीं आता है, जो ई डिस्ट्रिक्ट में मतलब केस घटा था, उसका काम हुआ था ई में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हाई कोर्ट जारी करेगी प्रोहाइबिशन और बोलेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि आप ये केस नहीं ले सकते हो, आप इस पर सुनवाई बंद करो, आप इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये प्रोहाइबिशन बहुत ही रेयर होता है और ये शायद ही कभी लागू किया जाता है। तीसरा है क्यो वारंटो, मतलब किस वारंट पे, आपने किस अधिकार पे। अब एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, एक है ए एक है बी। बी जो है पूरा एग्ज़ाम वगैरह दे करके एसएचओ पे भर्ती हो गया, ठीक है, या फिर वो सिविल सर्वेंट बन गए। बट ए जो है वो एक रंगदार टाइप का इंसान है और वो कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया, और जो बी सिविल सर्वेंट बनने वाला था उसके जगह पर ए जो है वो अपना सिविल सर्वेंट का पद वो ले लिया, ठीक है, और एक बी को निकाल दिया गया जो कि हक था जिसका। तो बी क्या करेगा, वो हाई कोर्ट में जाकर के केस कर देगा ए के ऊपर कि आपने मेरा
जो पोस्ट में एग्ज़ाम वगैरह दे करके आया था और आप बिना एग्ज़ाम वगैरह दे करके ज़बरदस्ती मेरा पोस्ट पर बैठ गए। इस सिचुएशन में जो हाई कोर्ट है वो जारी करेंगे क्यो वारंट टू, और ए को पूछा जाएगा कि आप किस वारंट पर ये जो पद है एसएचओ का या फिर कोई सिविल सर्वेंट का या फिर सर्किल ऑफिसर का, आप किस पद पर, आप किस वारंट पर वहाँ पर जा करके बैठ गए हो, आप क्या कोई एग्ज़ाम दिए या जो भी है उसके बारे में सफाई उससे मांगा जाएगा। और अगर बी का जो गलत रूप से उसको निकाला गया था उसका आरोप सही होगा तो बी को फिर से उसका फिर जो पोस्ट था वहाँ पर उसको रखा जाएगा, ठीक है। और आखिरी रेट कौन सा है, सेट्यूररी, मतलब कि टू सर्टिफाई, ये सर्टिफाई करने के लिए बताया जाता है। सेट्यूररी तब जारी किया जाता है जब हाईकोर्ट को लगे कि कोई केस हाईकोर्ट खुद अपने पास ले ले, किससे, तो इन्फीरियर कोर्ट से। फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके पास कोई ऐसा केस आया जिसके जो कि फंडामेंटल रूप से जो जारी किया गया था केस, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया उसमें फंडामेंटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रोसीजर में, मतलब जो आ रहा था वहाँ से डायरेक्ट वो जज के पास आ गया, उसमें कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुआ। इस सिचुएशन में हाईकोर्ट क्या कर सकती है, सेट्यूररी जारी कर सकती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पास जो केस था वो अपने पास लेकर के उस पर सुनवाई कर सकती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूछ सकती है कि आप हमको सर्टिफाई कीजिए कि आप डायरेक्ट बिना किसी सुनवाई का फैसला कैसे सुना रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ये तो था 5 रिट्स, ठीक है। तो पहले आर्टिकल 226 के अनुसार हाईकोर्ट ये 5 रिट्स जारी कर सकता है। अब कब कब वो जारी कर सकते हैं ये 5 रिट्स, ठीक है। तो पांचों रिट्स तब जारी किया जा सकता है जब हाईकोर्ट का स्टेट में अगर जो जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट, फॉर एग्जांपल पटना हाईकोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन पूरा बिहार भर में है, तो बिहार में अगर कोई ऐसा घटना घट गया या ऐसा कोई केस आ गया तो उस सिचुएशन में पटना हाईकोर्ट उस पर संज्ञान ले सकती है और गवर्नमेंट और अथॉरिटी को मतलब समन भेज सकते हैं कि आप लोग बताइए फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ है यहाँ पर, तो रिट्स उस पर जारी किया जा सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि पूरा घटना 2 स्टेट में घटा, जैसे कि बिहार में और झारखंड में। इस सिचुएशन में क्या होगा, बिहार का हाईकोर्ट जो पटना हाईकोर्ट है वो भी रिट जारी कर सकती है और झारखंड का हाईकोर्ट जो कि रांची हाईकोर्ट है वो भी रिट जारी कर सकती है। मतलब कि अगर आधा घटना भी किसी राज्य में होगा तो भी उस पर जो हाईकोर्ट है वो उस पर जारी कर सकती है रिट्स, ठीक है। अब तीसरा इसका ये है, और आखिरी प्रोविज़न क्या है, आखिरी प्रावधान क्या है कि मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति है ए और बी, और ए के खिलाफ फैसला दिया गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले ए के खिलाफ अगर फैसला दिया गया और ए को लगता है कि नहीं जितना भी डॉक्यूमेंट्स था उस पर अच्छे से नहीं देखा गया, या फिर दोनों पार्टीज़ का डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं देखा गया था, या फिर जो भी या फिर अच्छे से सुनवाई नहीं हुई थी, बिना डॉक्यूमेंट देखे आदेश दे दिया गया था, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी व्यक्ति जिसके खिलाफ ये फैसला दिया गया था उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया, उसको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में जिस व्यक्ति के खिलाफ फैसला गया था वो एक हाई कोर्ट में अपील करेगा कि देखिए साहब हमको अच्छे से सुना नहीं गया, मेरा डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से नहीं देखा गया, मेरे खिलाफ फैसला दिया गया बिना सब कुछ जाने समझे। तो इस सिचुएशन में वो हाई कोर्ट में एक अपील करेगा, और अपील करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स अपना पेश करेगा, और वो डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद एक एप्लीकेशन जो वो हाई कोर्ट में दिया था वही एप्लीकेशन जो अगेंस्ट पार्टी है, मतलब जिसके साथ फैसला गया था उसको देगा, या फिर जो उसका काउंसिल है उसको देगा। अब हाई कोर्ट क्या करेगी, जैसे वो अपील लेगी, एप्लीकेशन लेगी, तो एप्लीकेशन आने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर हाई कोर्ट को फैसला सुनाना है। अब मान लेते हैं कि 13 दिन पास हो गया, हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना पाया, 14वां दिन हॉलीडे है, संडे है, या फिर कुछ और है, ईद है, या फिर आपका गणतंत्र दिवस है, कुछ भी है। तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट को जैसे ही अगला दिन खुलेगा उसके पहले ही हाई कोर्ट को फटाफट वो जो केस आया था उसका अच्छे से डिस्पोज कर देना चाहिए और उसका आदेश सुना देना चाहिए कि क्या होगा। मतलब 14 डेज पीरियड है हाई कोर्ट के पास, अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश गया था और उसको लगे कि नहीं ये मतलब अच्छे से मेरा सुनवाई नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास 14 दिन का समय है और वो अपना आदेश सुना सकते हैं जिसके भी फेवर में, ए के फेवर में या बी के फेवर में। और अगर 14 डेज ख़त्म होने के बाद हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना पाता है, उस सिचुएशन में जो भी फैसला पहले हाई कोर्ट दिया था वो माना जाएगा कि वो वैकेटेड है, मतलब वो खाली है, मतलब उसका कोई दाम नहीं है, ठीक है। और आखिरी क्लॉज ये है, आखिरी प्रोविज़न ये है कि जो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो पावर तो अलग है और हाई कोर्ट के पास पावर है वो भी पावर अलग है। दोनों में
एक तरह से विरोधाभास नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट कभी भी कहीं पर रिट जारी करती है तो और हाई कोर्ट रिट जारी करती है तो दोनों में अलग अलग रिट नहीं जारी होना चाहिए, दोनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए और दोनों को साथ मिल करके एक तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 226 यही बताता था कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कुछ कुछ रिट्स को जारी कर सकती है और हम लोग समझ गए पांचों रिट्स के बारे में और हम लोग समझ गए कि हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। ठीक है, तो आर्टिकल 226 बस इतना ही एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड थैंक यू वेरी मच।